डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफिनीशन क्लाज में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस की यहाँ चर्चा करेंगे। डिफिनीशन क्लाज की चर्चा करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि प्रत्येक अधिनियम में डिफिनीशन क्यों दिया जाता है। आपने देखा भी होगा कि प्रत्येक अधिनियम में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ हमें प्रारंभ में ही जान लेना आवश्यक है, क्योंकि उन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा देने के पीछे क्या आशय, क्या अभिप्राय होता है? तो परिभाषा देने का अभिप्राय या आशय होता है कि किसी विशिष्ट शब्द की बार बार परिभाषा देने के बजाय उन्हें प्रारंभ में ही बता दिया जाए, ताकि जहाँ जहाँ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज किया जाए, उन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ वहाँ उसका वही अर्थ लगाया जाए जो उस शब्द की परिभाषा में दिया गया है। इसको हम अपने शब्दों में भी बताया जा सकता है कि भाषा को एक परिधि में बांध देना, यानी उस शब्द का जो अर्थ है उसको एक परिधि में बांध दिया जाता है। अब उसका अर्थ उस परिधि से बाहर नहीं जा सकता, उस घेरे से बाहर नहीं जा सकता। सामान्य रूप से उन शब्दों का अर्थ वही माना जाएगा जो उनकी डिफिनीशन में दिया गया है। लेकिन यदि कहीं कॉन्टेक्स्ट से यानी संदर्भ से या प्रसंग से अलग या भिन्न आशय प्रतीत होता है तो वही अलग या भिन्न अर्थ समझा जाएगा। दूसरी तरफ जनरली यदि किसी स्टैट्यूट में, किसी कानून में, किसी संविध में किसी वर्ड की डिफिनीशन दी गई है तो वह डिफिनीशन उसी स्टैट्यूट के लिए यूज में आ सकती है, दूसरे स्टैट्यूट के लिए नहीं, जब तक कि वैसा स्पष्ट रूप से उस स्टैट्यूट में न बताया गया। तो जब हम अपने सीआरपीसी को देखते हैं तो सीआरपीसी में भी आईपीसी के डिफिनीशन को सीआरपीसी में एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो जब हम सेक्शन 2Y को देखते हैं तो उसमें कुछ बताया गया इस प्रकार की बात। तो आप यहाँ सेक्शन 2Y को देख सकते हैं। सेक्शन 2Y कहता है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड but defined in the Indian Penal Code 1860 have the meaning respectively assigned to them in that code। यानी कहता है सेक्शन 2I की किसी अन्य शब्द की जिसकी इस सीआरपीसी में परिभाषा न दी गई हो, किंतु आईपीसी में उसकी परिभाषा हो, तो वही परिभाषा इस संहिता के लिए सीआरपीसी के लिए भी लागू होगी। अब हम सीआरपीसी के अंतर्गत अपराधों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ इन बातों को नोट कर सकते हैं कि सीआरपीसी के अंतर्गत अपराधों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, क्रम वाइज उसको आप नोट कर सकते हैं। पहला होगा बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध और अजमानती अपराध। दूसरा कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। तीसरा समन केस एंड वारंट केस, समन मामला और वारंट मामला। चौथा समनीय मामला और असमनीय मामला, कंपाउंडेबल केस एंड नॉन कंपाउंडेबल केस। तो सबसे पहले आप नोट कर सकते हैं बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध और अजमानती अपराध, जिसकी डिफिनीशन सेक्शन 2A में दी गई है। तो सबसे पहले आप सेक्शन 2A में क्या कहा गया है, क्या डिफिनीशन दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। सेक्शन 2A कहता है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस
which is shown as available in the first schedule or which is made available by any other law for the time being in force, and non-available offense means any other offense। तो जो सेक्शन 2A में डिफिनीशन दी गई है, उस डिफिनीशन में अवेलेबल ऑफेंस एंड नॉन अवेलेबल ऑफेंस दोनों की डिफिनीशन दी गई है। तो क्रम वाइज हम देखेंगे कि अवेलेबल ऑफेंस किसे कहेंगे और नॉन अवेलेबल ऑफेंस किसे कहेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं कि अवेलेबल ऑफेंस जमानती अपराध। तो जो डिफिनीशन दी गई है उसमें बताया गया कि अवेलेबल ऑफेंस वह ऑफेंस है जो फर्स्ट शेड्यूल में अवेलेबल ऑफेंस के रूप में दिखाया गया, प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है। अब फर्स्ट शेड्यूल में किस रूप में दिखाया गया उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा, यानी जब कोई मामला हो तो उस समय लागू विधि द्वारा अवेलेबल बनाया गया है। और तीसरी बात कि यह अजमानती अपराध नहीं है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस नहीं है। वहीं नॉन अवेलेबल ऑफेंस का क्या तात्पर्य है? तो जो डिफिनीशन दी गई है उससे हम अर्थ निकलता है कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस वह ऑफेंस है जो अवेलेबल ऑफेंस नहीं होता है, अर्थात अजमानती अपराध वह अपराध है जो जमानती अपराध नहीं होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे सभी ऑफेंस जो अवेलेबल ऑफेंस नहीं होते हैं नॉन अवेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। तो जो सेक्शन 2A में अवेलेबल ऑफेंस और नॉन अवेलेबल ऑफेंस की जो डिफिनीशन दी गई है, तो इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि किसे हम अवेलेबल ऑफेंस कहेंगे, किसे हम नॉन अवेलेबल ऑफेंस कहेंगे। बात स्पष्ट नहीं हो पा रही। तो जब हम अपने सीआरपीसी के प्रावधान को देखते हैं तो इसमें जो अपराध बताए गए हैं, अपराध को 2 भागों में बांटा गया है। पहला इंडियन पेनल कोड 1860 में बताए गए अपराध, यानी भारतीय दंड संहिता 1860 में बताए गए अपराध, और दूसरा अन्य विधि में बताए गए अपराध। तो सबसे पहले हम आईपीसी में जो अपराध बताए गए हैं उनमें से किस अपराध को हम अवेलेबल ऑफेंस कहेंगे और किस अपराध को हम नॉन अवेलेबल ऑफेंस कहेंगे, कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो उसकी पहचान करने के लिए सीआरपीसी के अंतर्गत ही प्रावधान दिया गया। तो सीआरपीसी के जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, उसमें 2 पार्ट है, 2 भाग है। तो पहले भाग में आईपीसी में वर्णित अपराधों के बारे में बताया गया है कि उन अपराधों में से कौन से अपराध अवेलेबल होंगे और कौन से नॉन अवेलेबल होंगे, और अन्य विधि में वर्णित अपराध के संबंध में पार्ट सेकेंड में बताया गया है कि कौन से अपराध अवेलेबल होंगे और कौन से नॉन अवेलेबल होंगे। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है, तो पहले हम आईपीसी में बताए गए अपराधों के संबंध में चर्चा कर लें कि आईपीसी में जो अपराध बताए गए तो उन अपराधों में से कौन से अपराध अवेलेबल होंगे और कौन से नॉन अवेलेबल होंगे। इसके लिए हमें फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट के 5th कॉलम यानी 5वें स्तंभ के अनुसार हमें डिसाइड करना या विनिश्चित या निर्धारण किया जाएगा। यानी जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके पार्ट फर्स्ट में कॉलम दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो जो 5वां कॉलम है उसमें बताया गया है कि आईपीसी के कौन से अपराध जमानती होंगे और कौन से अजमानती होंगे। तो वहां से हम देख सकते हैं प्रथम अनुसूची के पार्ट फर्स्ट के 5th कॉलम के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि कौन से अपराध अवेलेबल हैं और कौन से नॉन अवेलेबल। अब हम अन्य विधि में जो वर्णित अपराध है उनको देखें। तो जो अन्य विधि में वर्णित अपराध के संबंध में 2 नियम है। पहला है
कि यदि उस विधि में यह बता दिया गया है, यानी जो अन्य विधि है उसमें यह बात बता दी गई है कि वह बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उसी के अनुसार डिसाइड होगा, उसी के अनुसार निर्णित किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखें कि यदि उस एक्ट में, उस अधिनियम में, उस विधि में इस विषय में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है, तो क्या किया जाएगा? तो सीआरपीसी की जो फर्स्ट रूल का जो पार्ट सेकंड है, यानी प्रथम अनुसूची का भाग दूसरा है, उसमें बताए गए जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनके अनुसार डिसाइड होगा कि कौन से अपराध बेलेबल होंगे और कौन से नॉन बेलेबल होंगे। तो उस वहां पार्ट जो सेकंड है उसमें बताया गया है कि यदि अपराध ऐसा है जिसमें 3 वर्ष से कम कारावास या केवल फाइन से दंडित किया जा सकता है, जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, तो वह बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। और दूसरी तरफ बताया गया कि यदि अपराध ऐसा हो जिसमें 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, तो वह अजमानतीय के अंतर्गत आएगा। यानी कौन से अपराध बेलेबल होंगे, कौन से नॉन बेलेबल होंगे, इसको देखने के लिए हमें फर्स्ट रूल को देखना पड़ेगा। फर्स्ट रूल का जो पार्ट 1 है वह आईपीसी में बताए गए अपराधों को बताता है कि कौन सा अपराध बेलेबल होगा, कौन सा नॉन बेलेबल होगा। यानी 5वें स्तंभ को, 5th कॉलम को हमें देखना होगा। वहीं पार्ट सेकंड में अन्य विधि में वर्णित अपराधों के संबंध में बताया गया है कि वहां अगर न बताया गया हुआ उस अन्य विधि में कि वह बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, तो सीआरपीसी का जो सेकंड पार्ट है प्रथम अनुसूची का, उसको हमें देखना होगा। तो यहाँ बता दिया गया है कि 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय है या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है, तो वह बेलेबल होगा। और वहीं 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडित किया जाने वाला कोई अपराध है, तो वह नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। अब हम बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के डिफरेंस को देखेंगे, तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं जमानती और अजमानती अपराध में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो पहला अंतर हम डिफिनीशन के आधार पर कर सकते हैं। जमानती अपराध के संबंध में कह सकते हैं कि बेलेबल ऑफेंस जनरल नेचर के होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं, वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस गंभीर प्रकृति के होते हैं। दूसरा अंतर हम बेल देने के आधार पर, जमानत देने के आधार पर कर सकते हैं। तो जमानती अपराध में जमानत की मांग अधिकार के रूप में की जाती है। बेलेबल ऑफेंस में बेल की जो मांग है एज ए राइट की जाती है। वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल की मांग एज ए राइट नहीं की जाती है, बल्कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तीसरा अंतर आप कर सकते हैं दंड के संबंध में। दंड के संबंध में कर सकते हैं कि सामान्यतः 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराध जमानती अपराध होता है। हमने शब्द सामान्यतः यूज किया है, यानी जो 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराध जमानती अपराध होता है, यह बात पूर्णतः सही नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ एक्सेप्शन जुड़े हुए हैं। वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस में कह सकते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर, या समानता शब्द यहाँ यूज कर सकते हैं कि समानता 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध नॉन बेलेबल होते हैं। चौथा अंतर कर सकते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल के आधार पर। तो बेलेबल ऑफेंस के संबंध में कह सकते हैं कि सामान्यतः बेलेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल माने जाते हैं। वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस के संबंध में कह सकते हैं कि सामान्यतः नॉन बेलेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल माने जाते हैं।
अब एंटीसिपेटरी बेल के आधार पर भी अंतर किया जा सकता है। बेलेबल ऑफेंस के मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है, वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के संबंध में अग्रिम जमानत की मांग की जा सकती है। अगला अंतर, बेलेबल ऑफेंस में निर्धन व्यक्ति से प्रतिभू रहित बेलेबल ऑफेंस के मामलों में निर्धन व्यक्ति को प्रतिभू रहित बंधपत्र पर छोड़ा जा सकता है, यानी विदाउट श्योरिटी के बॉन्ड पर उसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस के मामले में सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। और अंतिम अंतर कर सकते हैं कि बेलेबल केसेस में किसी स्त्री, रोगी, शिथिलांग यानी वोमेन सिक, इनफॉर्म जो व्यक्ति के संबंध में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है। वहीं नॉन बेलेबल केसेस में स्त्री, रोगी या कोई शिथिलांग है, इनफॉर्म है, व्यक्ति है, इनके संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अब आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में अगले डिफिनेशन पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।